यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो आपका मिशन अभ्यास जो यहाँ पर 3 है, ठीक है। जो तीसरा अभ्यास यहाँ पर है टेस्ट, इसको देखते हैं। 40 क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ऑलरेडी 2 अभ्यास मैं यहाँ पर करा चुका हूँ, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर देखते हैं, ये भी आपका क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, राइट। तो देख लेते हैं तीसरा यहाँ पर अभ्यास क्या है। पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द का जो अर्थ है विजेता होता है, ठीक है। तो इसमें से पूछे कौन सा इसमें से स्टेटमेंट आपका सही है। तो क्या पहली बात सही है आपका, ठीक है। तो जो वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे, बट यहाँ पर क्या आर्य शब्द का श्रेष्ठ अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम, ठीक है। तो कुलीन एवं उत्कृष्ट ये सब होता है। तो क्या है, अर्थ विजेता नहीं होता, तो यहाँ पर इसका गलत हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 वाक्य दिए, यहाँ पर ए और आर दिए हैं। सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में था, ठीक है। आर यहाँ पर बोल रहे हैं सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में था, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, या तो आपको यहाँ पर बताना है इसमें, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर देखो, जो पहला बोल रहा है सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान था अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में था, ये आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सर्वाधिक मत हमारा मान्य मत होता है, इसके अनुसार आर्यों का मूल निवास यहाँ पर अल्पस पर्वत के लिए जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ बनाया था, राइट। सर्वाधिक जो मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में था, राइट। और अल्पस के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में था, ठीक है। तो ए तथा आर दोनों यहाँ पर सही हैं, बट क्या है, आर जो है ए जो है ए का सही, आर का सही स्पष्टीकरण ए नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ए आर दोनों बात सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बात दोनों सही है, ठीक है। बात में जैसे मैं आपको बताया था पहले कि बात दोनों सही कर रहा है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का आगमन भारत आगमन के समय दस्यु और दासों का संघर्ष करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है आपको कोई कौन सा स्टेटमेंट आपका यह करेक्ट होगा, राइट। तो उसको देखते हैं। देखो यहाँ पर जो दोनों बातें बोल रहा है, दोनों बातें क्या है, सही है यहाँ पर, राइट। क्योंकि जो आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत थी, आर्यों को जो भारत आगमन के समय दस्यु और दासों को संघर्ष करना पड़ा था, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको, दस्यु भारत के जो मूल निवासी थे, जबकि दास आर्यों के जो पूर्व शाखा थी उसमें यहाँ पर इनको माना जाता था। चपटी नाक या कान वाले इनको बोलते थे, ठीक है। वैदिक कर्मों में क्या विश्वास न करते थे ये लोग, ठीक है। और ये क्या है, लिंग पूजक इनको कहा जाता था। आर्यों की भाषा संस्कृत भी थी। ये आप यहाँ पर पूरा एक चीज़ देख लेंगे। बाकी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य हिमालय में से परिचित नहीं थे, ठीक है। क्या है, आर्य हिमालय से परिचित नहीं थे। सेकंड स्टेटमेंट है आपका, आर्यों को अंसा या चपटी नाक वाला भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चपटी नाक वाले होते थे, तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट और देख लेते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है, आर्य हिमालय से परिचित थे, ठीक है। आर्य हिमालय से परिचित थे। उसने कुरुक्षेत्र के निकट प्रदेशों पर कब्जा करा तथा उस क्षेत्र को नाम जो यहाँ पर रखा था, क्या रखा था, ब्रह्मावर्त, ठीक है। ये आर्यवर्त बोलते हैं इसको। दस्यु को अंसा चपटी नाक वाला कहा जाता था। जो दस्यु थे उनको कहा जाता था चपटा नाक वाला, ये आर्यों को नहीं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि दस्यु को भी चपटी नाक वाला बोलते थे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आर्य नहीं होगा यहाँ पर, ये दस्यु होगा। दस्यु को चपटी नाक वाला बोलते थे, ना कि आर्यों को, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। तो हमारा ये पहला भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत थे। परिचित नहीं थे, परिचित थे ये, ठीक है। पूछ रहा है, इसमें कह रहा है स्टेटमेंट में नहीं थे, तो गलत होगा, ये थे। ये क्या है, दस्यु होगा यहाँ पर, ना कि आपका आर्य होगा। तो दोनों गलत हैं, तो आपका आंसर डी होगा यहाँ। पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है, यह भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, ठीक है। कौन, क्या है ये। उपयुक्त जो वर्णन है ये किसका वर्णन कर रहा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो यहाँ पर ये किसका कर रहा है, ये कर रहा है आपका ऋग्वेद का, ठीक है। ये भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है, जिसकी तिथि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, ठीक है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जो हैं आपके जैन अवेस्ता में समानता पाई जाती है, ठीक है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण ह्रोत ऋषियों द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य या वध योग्य नहीं शब्द प्रयोग किया गया इसमें, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, फिफ्थ का। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में सभा, समिति, विदत, गण जैसी प्रशासनिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। तो अब ये कहाँ पर मिलता है, तो इसमें देखना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद में ये आपका जो मैंने आपको ऊपर बताया भी इसमें कि यहाँ पे सभा, वेदक, गण, ये सब यहाँ पर प्रशासनिक जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं,
और ऋग्वेद में ही क्या सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर इसका विदत का उल्लेख हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद के क्या है 10वें मंडल में 90 संख्यक सूक्तक यहाँ पर होता है, पुरुष सूक्तक कहलाता है जो कि, राइट। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेत अवस्था में समानता पाई जाती है। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत ऋषियों द्वारा किया जाता है। मैंने आपको दोनों बातें ऊपर बताई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैंने दोनों बातें ऊपर आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7वें का हमारा दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, क्या है, ऋग्वेद में ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत ऋषियों द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, ये डिस्कस कर दिया था मैंने ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अघन्य। ठीक है, 8वें का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला के 9वां, सर्वप्रथम 4 वर्णों के नामों में का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। ठीक है, ये भी मैंने अभी ऊपर बताया आपको। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ इसका हमारा आंसर हो जाएगा 10वें। ठीक है, डी। अगला क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन। 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। 4 वेदों का आकार दृष्टि में सबसे छोटा वेद कौन सा है, आपका हो जाएगा यहाँ पर सामवेद। ठीक है, यह भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में से एक माना जाता है। सामवेद क्या है, संगीतकार जो संगीत शास्त्र है उसकी सबसे प्राचीन पुस्तक है और इसका पाठ उद्दाता जो नमक पुरोहित है वो करते थे यहाँ, राइट। सामवेद चारों जो वेदों में आकार की दृष्टि सबसे छोटा है। इसकी 3 शाखाएं मिलती है, कौन कौन सी, कौथुम। ठीक है, कौन कौन सी होती है देख लेते हैं, 4 शाखाएं, कौथुम, राइट। सेकंड क्या है, सेकंड आपकी होगी इसमें राडायनी। ठीक है, राडायनी। ठीक है, अगले का होगी तीसरी जो होगी वो आपकी होगी जयमिनी है, जयमिनी है। ठीक है, ये होगी तीसरी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा 10 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामवेद की शाखाएं हैं क्या। सामवेद की शाखाएं जैसे आपको मैंने तीनों बता चुका हूँ, कौन कौन सी शाखाएं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तीनों है। 12 नंबर क्वेश्चन, इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम का विधान है। इस प्रकार के यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। तो इनमें से कौन सा ये वेद है, कौन से वेद की बात कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद ये वेद हमारा गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम का यहाँ पर विधान है। इस प्रकार के ग्रंथ कर्मकांड का प्रधान होता है। ठीक है, ये पाठ करने वाले जो हमारे अर्धवायु हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, तुम्हारा क्या होगा 12 का सी यहाँ पर करेक्ट होगा यजुर्वेद। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों शैलियों में लिखा गया है। ठीक है, कौन सा वेद गद्य पद दोनों मैंने ऊपर बता दिया आपको, कौन सा होगा इसका सी इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में बताया मैंने आपको। चौथा क्या है, अथर्ववेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। अथर्ववेद इस वेद में देवताओं की स्तुति के साथ जादू टोना चमत्कार चिकित्सा विज्ञान को दर्शन के अभिमंत्र है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्या है, इसे ब्रह्मदेव भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों बात यहाँ पर सही है, राइट। देखो इस वेद में देवताओं की स्तुति के साथ जादू टोना सब चीज इसका चमत्कार मंत्र ये सब भी होता है। ठीक है, ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। दोनों बात यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, उद्दाता, ऋत्विज, ठीक है, और आपका अर्धवायु। ठीक है, अर्धवायु ये यज्ञ विधि की जांच करने वाला था, मैंने आपको ऊपर बताया ये क्या था। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। उद्दाता क्या था, सामवेद का ज्ञान करने वाला, राइट। और ऋत्विज जो आपका ऋत्विज है, ठीक है, ये मुख्य पुरोहित के रूप में भी यज्ञ करता था। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत है, राइट। क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। जो आपका अधर्वयु है, ठीक है, अधर्वयु आपका होगा यजुर्वेद संहिता में जो आपका मंत्रोच्चार करता है वो, जिस समय मैंने आपको ऊपर बताया था इसके बारे में। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, आपका ए से करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ इनमें से कौन सा है, यहाँ पे देखना है कौन कौन सा है इसमें ऑप्शन। कौतिकी ब्राह्मण, तांडे ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कौतिकी ब्राह्मण और आपका ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, तो 16 का यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। ऐतरेय ब्राह्मण जो आपका है, ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए, राज्याभिषेक के यहाँ पर नियम दिए गए हैं। उसके बाद क्या है, जो आपका सामवेद है इसमें पंचविंश या तांडव ब्राह्मण या षड्विंश ब्राह्मण या जो सामविधान है ब्राह्मण वंशज उनके यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। और जो कौतिकी आपका ब्राह्मण है, राइट, जो कौतिकी ब्राह्मण है कौतिकी ब्राह्मण भी आपका यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा आपका।
देखो जो कौतिकी है ये भी आपका संख्यायन और कौतिकी ब्राह्मण से संबंधित है, ठीक है, किससे, ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। तो कौतिकी ये भी हमारा हो जाएगा। ये दोनों क्या है, ऐतरेय और कौतिकी का है, ऋग्वेद से संबंधित है ग्रंथ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 1 और 3 होगा, बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन से? सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3 षड्विंश ब्राह्मण, ठीक है, और आपका जैमिनी ब्राह्मण। ये आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 17 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में देखते हैं 18 में, इसमें मैचिंग करने को दिया है, ऋग्वेद, गोपद ब्राह्मण, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में मैच करने को दिया, कौन कौन सा किस में मैच करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। देखो ए का यहाँ पर 4 होगा, ऋग्वेद का आपका संख्यायन, ठीक है। बी का 3 होगा, बी का 3 आपका वंशज ब्राह्मण, ठीक है। तो ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 आपका सिर्फ इसी में आता है, डी में। तो हमारा आंसर 18 का डी हो जाएगा यहाँ। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या है कितनी, ठीक है। तो वेदांगों की संख्या जो यहाँ पर है 19 नंबर में, यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ जाएगा 6 है, ठीक है। जो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। जो वेदांगों की संख्या 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और आपका ज्योतिष एवं छंद, ठीक है, ये आपके होते हैं। अगला क्या, किस वेदांग में के नामों में धातुओं की रचना उपसर्ग और प्रत्येक रूप में समासों के संधि के नियम बताए गए इसमें, ठीक है। तो किसमें बताए गए यहाँ पर, ये बताए गए आपको व्याकरण, डी में, ठीक है, ये इसमें। अगर देखते हैं 21 क्वेश्चन निम्नलिखित में से वेदांग हैं, वेदांग हैं कौन, ज्योतिष, छंद क्या है, इनमें से वेदांग कौन से हैं, ज्योतिष, छंद, अलंकार। तो कौन से होंगे इसमें, 21 का हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 छंद और अब ज्योतिष, ठीक है, ये आपका क्या वेदांग में आएगा। 22 नंबर देखते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ अपने वर्तमान नामों से सम्मिलित हैं। जो वैदिक कालीन नदियाँ हैं अपने वर्तमान जो नाम है उससे सम्मिलित हैं, गोमती, गोमल, कुभा, काबुल, सुवास्तु, स्वात, ठीक है। तो कौन सी यहाँ पर सम्मिलित हैं इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर तीनों क्या, तीनों सही है बात यहाँ, ठीक है। वैदिक कालीन जो प्रमुख नदियाँ, ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, सिंधु नदी है, इसका सर्वाधिक वर्णन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये सप्त सैंधव क्षेत्र की पश्चिमी सीमा भी थी, राइट, ये आपको याद रखना पॉइंट। अगला क्या है आपका कुरुमु, राइट, कुरुमु ये क्या है, कुरुम इसको बोल सकते हैं, कुरुमु या कुरुम, ठीक है। कुरुम, गोमती को क्या बोलेंगे, गोमुल, कुभा को क्या बोलेंगे, काबुल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और सुवास्तु को क्या बोलेंगे, स्वात, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। पूर्वी किनारे पर सिंधु की सहायक नदियों में से वितास्ता, ठीक है, क्या होगी, वितास्ता जिसको झेलम बोलते हैं, आस्किनी जिसको चेनाब, पुरुषणी जिसको रावी, शत्रुद्र जिसको सतलुज, विपाशा जिसको व्यास। ये प्रमुख सिंधु नदी के इसके आर्थिक महत्व के कारण यहाँ पर इसको हिरण्य कहा जाता था, ठीक है। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 है, वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कदम विचार कीजिए। गंगा नदी उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा जाता था, ठीक है। बी क्या है, सिंधु नदी द्वारा उन्नी वस्त्रों का व्यापार होते कारण इनमें सुवासा और उपवर्ती भी कहा जाता था, ठीक है। तो उसमें 23 जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2 नंबर करेक्ट है यहाँ। पहली बात क्या है, पहली बात गलत, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि हिरण्य कहा जाता था किसको, ठीक है, किसको मैंने यहाँ पर बोला था। देखो इसमें जो सिंधु की नदी के जो आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य इसको बोला जाता था, ठीक है। यहाँ पर क्या सिंधु नदी के जो, इसमें क्या बोला, गंगा नदी के लिए बोला है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा इसका। अगला क्या है 24 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक कालीन अधिकारी अपने कार्यों के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित हैं, किस कार्य से सम्मिलित हैं इसको देखना है। देखो पहला बोला पुरोहित, राजा और का जो परमदर्शक, ये बिल्कुल ठीक है। सेनानी, सेना का प्रमुख, ये भी ठीक है। और जो आपका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है ग्रामीण, ग्राम का निवासी, राइट, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। ग्रामीण क्या होता था, ग्राम का सैनिक पदाधिकारी होता था, ठीक है। ग्राम का सैनिक पदाधिकारी, ठीक है, ये होता था ये। अगला क्या है, और भी देखो यहाँ पर अगर मैसी होता तो मैसी से क्या था, राजा की पत्नी होता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2 करेक्ट है, ओनली 1, ये यहाँ पर आंसर रहेगा। अगला क्या है, ऋग्वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी को क्या कहते थे। गोचर जो भूमि का अधिकारी था उसे क्या कहते थे, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, तो इसे कहते थे, इसे वज्रपति कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, वज्रपति कहते थे इसे, राइट। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 क्वेश्चन यहाँ पर देखो मैच करने को बोल रहा है, संग्रहित, ठीक है, और गोवीकृत,
भागदूत और अच्छा बाप, ठीक है। उनको क्या है मैच करना है, कौन कौन से इसके जो सूची 1 सूची 2 से मैच करना है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ए का 3 होगा, ए का 3, बी का 2, बी का 2, तो ए का 3 और बी का 2, ए का 3 और बी का 2, ए का 3 बी का 2 सिर्फ इसी में ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26 का बी, यहाँ से बी आंसर करेक्ट होगा। 27 नंबर, ऋग्वैदिक कालीन धर्म की विशेषता थी। जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म था उसकी विशेषता क्या थी, ठीक है। नैतिक नियमों का पालन किया जाता था, यज्ञ की प्रधानता थी, धर्म या अभ्युदय को निश्रेयस का साधन माना जाता था। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा जो 27 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये तीनों बातें क्या है, तीनों बातें सही है, ठीक है। अगला क्या है 28, तीनों बातें सही है क्योंकि देखो हमारा जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म के अन्य विशेषताएं क्या क्या थी, क्योंकि यम और जो नैतिक नियम थे उनका पालन किया जाता था, यज्ञ की प्रधानता थी यहाँ पर, ठीक है। धर्म को अभ्युदय और निशेष जो आपको मैंने बताया साधन था इसका। वैदिक धर्म सांप्रदायिकता संकीर्णता से ग्रस्त होकर स्वभाव धर्म रहा था ये, राइट। कालांतर में उपनिषद काल में यज्ञ और कर्मकांड में कमी आ गई थी तथा तप और जो ज्ञान था उसका क्या है महत्व बढ़ गया था, राइट। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको वैदिक धर्म में सादा जीवन का लक्ष्य यहाँ पर माना गया था इसको, ठीक है। और जो ऋग्वैदिक जो आर्य पुनर्जन्म थे इनको ऋग्वैदिक आर्य पुनर्जन्म को मानते थे। इस काल में देव पूजा साथ ही जो आपको पितृ पूजा का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। आपसे पूछ लेगा पितृ पूजा का उल्लेख इनमें से किस वेद में मिलता है, ठीक है। तो कहाँ मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है आपका, ठीक है। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन धर्म की विशेषता थी। ऋग्वेद में कहीं भी यज्ञ कार्य संपन्न करने के लिए मनुष्य की बलि का जिक्र नहीं है। ऋग्वैदिक काल में ऋषियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः आशावादी थी, ठीक है, आशावादी था और देवताओं की स्तुति के उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति थी। तो इसमें बोला इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर इसका आंसर होगा ओनली 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, जो तीसरा दे रखा है देवताओं की स्तुति के लिए उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं थी, ये गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर ए आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर मैं इसको डिस्कस कर चुका बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के वर से कर देना कहलाता था। क्या कहलाता था ये पूछा यहाँ पर आपको, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, तो ये कहलाता था आपका प्रजापत्य विवाह, ठीक है। ये क्या था इसको देख लेते हैं। जो विवाह के प्रकार थे स्मृतियों में धर्मशास्त्र में कौटिल्य के हिसाब से, तो इसमें अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था, जिसमें ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, ठीक है, और आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, ठीक है, राक्षस विवाह, ये सब क्या है इसके जो विवाह थे वो यहाँ पर क्या था पेशाच विवाह, ठीक है। तो आपको इसके यहाँ पर क्या उसी बात करा प्रजापति विवाह की बात करा। तो प्रजापति विवाह क्या था इसको देख लेते हैं। ये कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह प्रजापति यहाँ पर वर्ग में कर देना होता था। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निकटतम विवाह करने से सभी वेदों की निंदा की गई है। तो किस में की गई यहाँ पर, तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाएगा यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। पैशाच विवाह, पैशाच विवाह होता क्या है, पैशाच विवाह क्या होता है कन्या की बेहोशी या गहन निद्रा में मानसिक दुर्बलता आदि कारण उसको उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना, ठीक है, उससे विवाह करना, ये पैशाच विवाह कहलाता था। इसमें क्या है कन्या के परिजन की हत्या कर दी जाती थी, राइट। इसे निष्कृष्टतम विवाह कहलाता था, राइट। सभी वेदों में इसकी निंदा की गई है। तो क्या है 30 का आपका पैशाच विवाह सी करेक्ट आंसर होगा 30 का, ठीक है। अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 क्वेश्चन है, वैदिक काल के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता है। वैदिक काल के जो लोग थे सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, ये किया गया था तांबे का। तांबे जो वैदिक जो रचना थी देवता उनमें पुरुष से यहाँ पर कहा जाता था। वैदिक काल में लोग यहाँ पर क्या सर्वप्रथम तांबे का उपयोग करते थे। 32 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रसिद्ध वाक्य अस्तो माँ सदगमय कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सत्यमो जयते मटुकोपनिषद से लिया गया है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद से मिलती है। तो कहाँ से, तो आपका देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका 1, 2 और 3, सॉरी 1 यहाँ पर इसका गलत है आंसर, ठीक है। 2, 3 आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। जो पहला स्टेटमेंट आपका दे रहा है वो गलत है। तो वैदिक काल में जनता से जो लिए जाने वाले को क्या कहते थे, वैदिक काल में जो जनता के लिए लिए जाने वाले बलि को क्या कहा जाता था, बलि कहते थे इसको, ठीक है। और जो यहाँ पे प्रसिद्ध वाक्य सस्तो जो माँ सदुमय जो था यहाँ पर वर्ड, ये ऋग्वेद से लिया गया था, ठीक है। कहाँ से लिया गया था, कठोपनिषद से नहीं लिया गया था, ये ऋग्वेद से लिया गया था। तो हमारा ये एक पहला कट जाएगा और दूसरा तीसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। 2-3 बात यहाँ पर बिल्कुल सही बोली है, ठीक है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद से मिलती है। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यात्म ज्ञान संबंधी यम नचिकेता संवाद मुंडकोपनिषद से मिलता है, ठीक है।
और अगला क्या स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर कठोपनिषद में यज्ञ को एक ऐसी नौका कहा जाता है जहाँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो 33 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बातें यहाँ पर क्या करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पर सही बोल रहा है, क्योंकि देखो अध्यात्म ज्ञान संबंधी जो यम नचिकेता का संवाद हमारा कठोपनिषद में मिलता है, और ये मुंडकोपनिषद को यज्ञ को एक जो ऐसी नौका को बजाना है जिसको भरोसा नहीं किया सकता है। अगला देखो 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है। सूदखोरी एवं महाजनी का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद से किया गया है। ठीक है, तो हमारा जहाँ पर आंसर हो जाएगा 34 में, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी। 1 और 3 करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है, ना कि आपका ऋग्वेद में, तो ये कट जाएगा आपका, दो कटेगा, तो आंसर आपका बी आ जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विदथ में स्त्री एवं पुरुषों दोनों सम्मिलित होते थे। विदथ सबसे प्राचीन संस्था थी, तो इसमें से पूछना है आपका कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है सही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही, दोनों बातें यहाँ पर क्या सही है। ठीक है, ऋग्वेद में सभा जो आपका था, ठीक है, सभा समिति विदथ और गण जैसी ये जो प्रशासनिक संस्था है उनका उल्लेख मिलता था, ये ऊपर में बता भी चुका था। ठीक है, और समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। ठीक है, विदथ में स्त्री एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे, तथा जो यहाँ पर नववधू हैं उनका स्वागत धार्मिक अनुष्ठान के आदि यहाँ पर उसके मतलब उसमें किया जाता था। ठीक है, तो 35 का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बातें करेक्ट हैं। 36 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख समिति का 122 सबसे ज़्यादा बार समिति उल्लेख 122 बार हुआ है। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था समिति आम जनप्रतिनिधि सभा थी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर रहेगा 36 का, ये बी आंसर होगा, बी 2। ठीक है, एक यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्योंकि जो सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी इसमें समिति की जनप्रतिनिधि सभा थी, इसमें विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसमें ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा 122 बार विदत का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओनली बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 36 का बी। एक यहाँ पर गलत है इसका। अगला देखते हैं 37 नंबर। शतपथ ब्राह्मण के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। शतपथ ब्राह्मण उसके बारे में विचार करना है। यह शुक्ल यजुर्वेद के दोनों शाखाओं या कांड के जो मध्य इंद्रिय थे उनसे संबंध था, राइट। और यहाँ पर क्या बोला अगला, इसके रचयिता याज्ञवल्क्य माने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं 37 नंबर में। यहाँ पर देखो दोनों बात क्या है, दोनों बात सही बोल रहा है, राइट। तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद दोनों शाखाओं में मिलता है, इसके रचयिता याज्ञवल्क्य भी थे, ये भी ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। थर्टी 38 जो है इसमें मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पर क्या है, मैच करना है। देख लेते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यहाँ पर सब बातें एकदम सही लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैचिंग आपका ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गोमती गोमल पश्चिम किनारे पर सिंधु की सहायक नदी थी। ठीक है, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 39 का क्या, दोनों बात यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें क्या है, सही है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा 39 का, राइट। देखो ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, जिसका हमारा सर्वाधिक बार उपयोग हुआ है, मैं बताया भी इसका मतलब प्रयोग हुआ है। ठीक है, कुरुम या कुरुम, गोमती, गोमल, कुंभा, काबुली सब क्या है, नदियाँ जो वहाँ पश्चिम किनारे सिंधु की सहायक नदियाँ, ये सब ऊपर में डिस्कस कर चुका हूँ आपको। ठीक है, तो हमारा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ए और आर यहाँ पर दिया हुआ है। ऋग्वैदिक का आर्य पुनर्जन्म को मानते थे। इस काल के देव पूजा सात पितृ पूजा का भी उल्लेख मिलता है, ये आपको मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, अगर याद होगा तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि मैं जो अगर याद है ऊपर तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट होगा। तो मैं बताया आपको कि जो पितृ पूजा थी वो आपका ऋग्वेद में थी। ठीक है, तो बी यहाँ पर इसका आंसर क्या है, आर सही है, परंतु ए आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वैदिक की बात बोल रहा है, पुनर्जन्म को मानते थे। और आगे एक बात बतानी चाहिए थी, यहाँ इसने क्या, इसने पूजा को यहाँ पर जोड़ दिया। सही है, बट क्या है, इसकी व्याख्या यहाँ स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमारा बी इसका करेक्ट आंसर होगा 40 का, राइट। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो गए। 40 क्वेश्चन का भी आप ये जो आपका अभ्यास तीसरा है इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो मैं चौथा कर लेके आऊँगा अभ्यास, वहाँ पे भी आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन अगर एंशिएंट के ही कवर हो जा रहे हैं एक चीज़ के, तो आपको पूरा टॉपिक अच्छा सा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट आता है नीचे कमेंट पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो एंड करते हैं वीडियो को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।